दोस्तों, इस लाइव सेशन में हम दो रिव्यूज़ करेंगे। एक तो फिल्म डीसी का रिव्यू करेंगे, रवि जी ने फिल्म देखी है, और मैंने कल ही एक प्ले देखा है, जिस लाहौर नहीं देखा। तो क्या कहता है ये हिंदी प्ले और क्या है इसकी कहानी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डीसी, क्योंकि अभी अभी इसकी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं जब गूगल सर्च कर रहा था, इसका पोस्टर ढूंढ रहा था थंबनेल बनाने के लिए, तो तमाम रिव्यूज़ आए हुए थे। तो मुझे लगा कि चलिए, रवि जी ने फिल्म देख ली है तो इस पर बात करेंगे। तो रवि जी, जब आप डीसी देखने बैठे तो क्या मन में क्या भाव थे और जी। क्या दिखा पर्दे पर, और क्या है, कैसी ये कहानी है, क्या हाँ, लोगों को हाँ। इस पर अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, 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 मैं बिल्कुल बताता हूँ और मेरे जो देखने की वजह थी इस फ़िल्म को, वो सबसे बड़ी ये थी कि डीसी जो है वो देवदास है। अच्छा। तो हाँ देवदास जो है हाँ, मतलब एक हम बतौर लिटरेचर के स्टूडेंट जब देखते हैं इसको, हाँ 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 तो हाँ हिंदी में तो सिनेमा बना ही है, लेकिन ये हाँ। उपन्यास जो है हम जब कॉलेज में थे मतलब तभी से हम्म। इसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी और हाँ पढ़ा भी। हिंदी में इसका अनुवाद शरत चंद्र ने लिखा और ये हाँ 1901 में उपन्यास लिखा गया है। सोचिए 2026 चल रहा है। मतलब हाँ इस कहानी की ताकत देखिए और हाँ। मूक सिनेमा के दौर में भी इस पर फ़िल्म बनी। हम्म 1901 में लिखा गया, 1917 में प्रकाशित हुआ, हम्म 1928 पे इस पे मूक फ़िल्म बनती है, हम्म 1936 में पहली फ़िल्म बनती है, जिसमें केएल सहगल देवदास का रोल। मतलब आप देखिए इस उपन्यास का क्या प्रभाव रहा है। हिंदी के अलावा बांग्ला, फिर उसके बाद में तमिल, तेलुगु में, मलयालम में, उड़िया में, देश की तमाम भाषाओं में मतलब इस फ़िल्म इसका रूपांतरण हुआ है और हाँ इसको सबने अपने-अपने हिसाब से अडॉप्ट किया। हमने सबसे पहले तो मतलब जब बड़े हो गए और बहुत सारी जो यंग जनरेशन है, उसने शाहरुख खान को देवदास बने देखा। तो वहाँ से इसकी एक नई पॉपुलैरिटी जो है वो दिखाई देती है हमें। संजय लीला भंसाली ने बनाया। फिर देवडी जैसी फ़िल्म उस उपन्यास को समय के हिसाब से उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, तो अनुराग कश्यप ने बनाया। सुधीर मिश्रा ने उसको पॉलिटिकल बना दिया, दासदेव हाँ करके। हाँ सब हाँ हाँ बना रहे। हाँ तो मेरी वही दिलचस्पी थी कि अब जब ये तमिल में डीसी नाम से आया, हाँ देवदास और चंद्रमुखी, तो मुझे लगा ये हाँ। पारो कहाँ गायब हो गई इसमें बीच में। अच्छा, तो ये चीज़ें डीसीपी थी हो इस जाता फिर उपन्यास वो। हाँ, वही डीसीपी। हाँ, डीसी हाँ, डीपी हाँ लेकिन शाहरुख जो है क्या बोलते हैं देवदास जो है, तो हाँ मेरा वही था मैंने कहा ये और इसका जब ट्रेलर मैंने देखा था तो थोड़ा अलग ही तरह का लग रहा था, बहुत वॉयलेंट। तो ऐसी हाँ तो कोई कहानी हमने देखी नहीं। ये हाँ। सारी वजहें थी और जब कि इसको देखना है और देखी तो आपसे ईमानदारी से कहूँ मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी। अच्छा। अगर इसकी शुरुआत थोड़ी-सी हम छोड़ दें हाँ शुरुआत के कुछ 10, 15, 20 मिनट अगर मान लें, तो जहाँ पे हाँ कहानी एस्टेब्लिश होती है, वहाँ हाँ हाँ थोड़ा-सा हाँ लड़खड़ाती है। हमें ऐसा लगता है कि यार अभी इससे कनेक्ट करने में समय लग रहा है। लेकिन हाँ एक बार जैसी उस कहानी में पारो की एंट्री होती है, हाँ। फिर चंद्रमुखी की एंट्री होती है, वहाँ से तो फ़िल्म एकदम से जिसको बोलते हैं ना कि बढ़िया तरीके से चल पड़ती है। और यहाँ पे कहानी देखिए, कहानी में ऐसा नहीं कि ये देवदास की कहानी है। हालाँकि हाँ ये देवदास जो है फ़िल्म का हीरो जो है लोकेश कनगराज जो कि बहुत फ़ेमस डायरेक्टर हैं तमिल फ़िल्मों के, वो इसमें हाँ। एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छी एक्टिंग की, बहुत हाँ अच्छी एक्टिंग की। हाँ, हाँ मतलब वो पूरे देवदास के कैरेक्टर में जो भी तमिल देवदास है उसमें न केवल हाँ उतर जाते हैं, फिर उनके हाँ जो पारो के साथ प्रेम, फिर उनका जो है वो चंद्रमुखी के साथ प्रेम दिखाया गया है। हाँ अब वो किस तरह हाँ। की लव स्टोरी है वो देखना चाहिए। तो हम्म। यहाँ पर मामला जो है बहुत एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ जो देवदास है, वो एक अपराधियों की टोली है। अपराधी इसलिए कि एक छोटा गाँव की कहानी है और यहाँ देखिए एजुकेशन एक मुद्दा है। आज की हम्म तारीख में सबसे बड़ी बात जो है हम देख रहे हैं एजुकेशन सबके लिए आसानी से महँगी ना हो, ये तो हम शहरों की बात करें, कहानी हम्म। बहुत दूर-दराज के गाँव में जाती है। हाँ शुरू ही होती है जहाँ पे एक पिता जो है अपनी ज़मीन बेच रहा है हाँ। बेच के पैसा लेकर आ रहा है 7 लाख रुपया कि उसे अपने हम्म बच्चे को पढ़ाई करानी है, उसको अच्छी जगह वो एडमिशन दिलाना चाहता है, वो उसको स्कूल भेजना चाहता है। वहाँ से हम्म। फ़िल्म शुरू होती है। शिक्षा मुद्दा है और ये शिक्षा आखिर तक उस कहानी में बना रहता है।
बीच में भले ही ये जो है अपराधियों की कहानी आती, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं ये बात आती कि भाई वो लड़का पढ़ा लिखा है जो देवदास, लेकिन फिर सिस्टम का अत्याचार, फिर पुलिस का अत्याचार, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे कुछ लोगों का एक गैंग है जो कि पुलिस की एक गाड़ी लूट लेता है, उसमें से हथियार लूट लेता है। हालांकि अच्छा। बहुत सीधे तौर पर नहीं आया है, लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं नक्सल वाला एंगल देने की थोड़ी सी कोशिश है हुँ, कि हुँ, पढ़े लिखे भी हैं, समाज के लिए या जो गरीबों के लिए जो संघर्ष है या जो पुलिस की लूट है, सिस्टम की लूट है, उसके खिलाफ यहाँ से चीज शुरू होती है। और वो जब पुलिस के हथियार लूट के भागते हैं तो फिर पुलिस इस बारे में बहुत, मतलब आप स्वाभाविक है कि पुलिस के लोगों को मार के, हुँ, पुलिस वालों को मार के किसी ने हथियार लूट लिए, तो फिर इनकी हुँ, तलाश शुरू होती है। और एक हाँ, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इनके पीछे है, और इन लोगों हुँ, को किसी भी तरीके से ऑर्डर ऊपर से यह है कि मार गिराना है, हाँ, पकड़ना है, मार गिराना है। तो हुँ, फिर ये यहाँ से जो जर्नी चालू हो रही है, ये भाग रहे हैं, फिर किसी भागते हुए एक क्या बोलते धर्मशाला जैसी जगह होती है, होटल होता है प्राइवेट, उसमें रुकते हैं। वहाँ जो होटल होता है उसमें वहाँ पे पारो मिलती है, पारो यहाँ पर सिंगर है। कहानी मैं नहीं बताऊँगा क्या होता है इस लव स्टोरी का। फिर वहाँ से आगे चलते हैं तो चंद्रमुखी मिलती है। अब यहाँ हुँ, पर जो चंद्रमुखी है वो ब्रॉथेल में मिली है। वो प्रोस्टिट्यूट होती है, उसको जो है बचपन से, जब वो छोटी थी तो उसको उठा के ले आया गया कलकत्ता से। कहानी हुँ, को कलकत्ता जोड़ दिया है इसमें। वहाँ से हाँ, उठाकर ले आए, फिर उस वो कभी उस ब्रॉथेल हाउस से बाहर ही नहीं निकली है। जो भी उसकी उम्र हो गई है, 25 साल 30 साल जो भी हो रही है, बाहर ही नहीं निकली है। उसकी हुँ, दुनिया वो उसी अंधेरी जगह में है। फिर कैसे वो देवदास के साथ बाहर निकलती, फिर कैसे उनका प्यार, इन लव स्टोरीज का क्या होता है, यहाँ पे पारो और चंद्रमुखी का किस तरह का कनेक्शन है। यहाँ पारो जो है वो पार्वती नाम दिया गया है। तो ये हुँ, सारी चीज इस कहानी में, चुन्नी लाल भी आता है, लेकिन अब चुन्नी लाल वैसा चुन्नी लाल नहीं है जैसा देवदास में जो है वो, मतलब देवदास की कहानी में देवदास की मदद करता है। यहाँ थोड़ा सा चुन्नी लाल के भी रंग बदल गए। ये सारा पूरा एक क्राइम ड्रामा है, लेकिन ये एक अच्छी पेस के साथ है। जैसे मैंने कहा, शुरू का अगर हिस्सा छोड़ दें 15-20 मिनट का, उसके बाद फ़िल्म जो है रफ्तार पकड़ लेती है और उसमें आपका इंटरेस्ट जो है धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल देखने लायक फ़िल्म है। हिंदी की डबिंग भी अच्छी है इसकी। हालाँकि मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, पर फिर भी हुँ, अच्छी है। तो फ़िल्म देख के मज़ा आया, शूट बहुत सुंदर हुई है। इसमें जैसे लोकेश कनगराज हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया ही है। लेकिन हाँ, साथ में वामिका गब्बी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, हालाँकि पंजाबी फ़िल्मों में से आई हैं वो, हाँ, हाँ, बहुत हाँ, सुंदर लगी है और बहुत अच्छी लगी है। मतलब देखिए, यही हुँ, होता है कि हम देखते हैं यार कि यार ये तो बॉलीवुड में ये एक्ट्रेस जब करती है अक्षय कुमार के साथ काम, तो इसको तो कोई मौका ही नहीं है। कहानी में जगह ही नहीं, हुँ, नाचने के लिए 2 सीन में आती है, और लेकिन जब साउथ में जाती है तो उसको कितना बढ़िया परफ़ॉर्म करने का मौका मिलता है। वो खुद को साबित करती है। तो ये सारी चीज़ें दरअसल इंटरकनेक्टेड हैं। कुल मिला के मैं कहूँगा कि अगर आपको मौका मिले, तो ये फ़िल्म ज़रूर देख लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैं देखता हूँ कि आप साउथ फ़िल्में बहुत ही जल्दी आप देखते हैं और आप मुझे भी कहते रहते हैं जी। कि साउथ की फ़िल्में देखो। हाँ। हालाँकि मैं कम देख पाता हूँ और लेकिन मैंने भी जितनी साउथ की फ़िल्में देखी हैं, मेरा अनुभव अच्छा रहा है, ख़ासकर ओटीटी पर जो आता है साउथ सिनेमा, वो कुछ एक अलग तरह से बनाते हैं। ये तो है कि वो लोग कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और हमसे ज़्यादा डिवोटेड हैं। वो पैशन उनका दिखता है। कहते हैं ना कि जिस नीयत से बनाई जाती है जो वो चीज़ उसमें वो दिख जाती है, झलक दिख जाती है। अब सोचिए ना, यहाँ जो लोकेश कनगराज हैं, वो बेसिकली डायरेक्टर हैं, लेकिन जब वो एक्टिंग करने के लिए पर्दे पर आए हैं, बहुत फेमस डायरेक्टर, कैथी जैसी फ़िल्म जो अजय देवगन की एक फ़िल्म आई थी, इसका रीमेक हाँ। थी कैथी का, और भी 1-2 फ़िल्म है। तो हुँ, इतने डेडिकेशन के साथ में आपको लगता नहीं कि आप किसी ऐसे एक्टर को देख रहे हैं जो फ़िल्मों में डेब्यू कर रहा है बतौर हीरो। हुँ, तो वो दिखता है, और बड़े ज़मीन से जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं। उनको जिस तरह से जो डायरेक्टर हैं अरुण माथेश्वरन, बहुत अच्छा यूज़ किया है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए मतलब गैंगस्टर कह लीजिए कि या माफिया कह लीजिए, जो भी है, या कह लीजिए गुंडों की टोली है, उनके आपस के संबंध, उनके बीच में वो दोस्ती भी दिखा देते हैं, उनके बीच में राइवलरी भी दिखा देते हैं, आपस के झगड़े भी दिखा देते हैं। फिर अगर उस कहानी में लड़की आ रही तो वो उसको भी बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर अरुण माथेश्वरन का नाम लिया है, मुझे एक चीज़ लगी इस फ़िल्म को देखते-देखते, जब ये कहानी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ी, मतलब आखिरी का आधा घंटा रह गया,
मुझे ऐसा लगा कि अगर इस फ़िल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया होता, तो ये फ़िल्म और ज़्यादा मजबूत होती। मैं यहाँ हाँ। पर अरुण माथेश्वरन का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना कि एक कहानी को कैसे डील किया जाता है। इसमें सत्या वाले कुछ एलिमेंट्स दिख रहे थे मुझे, क्योंकि वो जो यहाँ पर दास है, मतलब उसको दास बोलते हैं, देवदास दास नाम होता है, तो दास है उसमें आपको सत्या वाली इमेज दिखती है। वो जो उसके अंदर एक गुस्सा भी है, लेकिन थोड़ा-सा लोगों की भलाई करने की भी बात है, थोड़ा इनोसेंस भी है, तो वो सत्या का चक्रवर्ती वाला कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देता है। लव स्टोरी भी जो जैसे उसमें चल रही थी, वो यहाँ पे याद दिलाती है। कोई तुलना नहीं है दोनों फ़िल्मों में, लेकिन एक होता है, आप एक किसी फ़िल्म को देखते हैं, कई बार कुछ चीज़ें, कोई गाना, कोई पोएट्री, कुछ चीज़ें याद आती। तो मुझे अचानक आखिरी आते-आते मुझे ऐसा लगा ये फ़िल्म बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी बहुत जो भी उसमें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कमियाँ, लेकिन वो और जो बेटर हो सकता था। तो मुझे लगा कि अगर ये कहानी रामगोपाल वर्मा के हाथ में होती, तो शायद इसकी हाइट जो है कुछ ज़्यादा होती, परफ़ॉर्मेंसेज़ और कुछ बेहतर होते, कुछ और अलग तरीके से इसको और वो शार्प बनाते या और ज़्यादा उसमें असर पैदा कर देते, मुझे ऐसा लगा। तो आज की तारीख में कर पाते कि नहीं कर पाते मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ, सत्या की भी याद दिलाती है। अच्छी फ़िल्म है, सेंसिटिव है, बहुत सारे सीन इसमें, और जिस तरह से एजुकेशन को जोड़ा है इसमें, शुरू से जहाँ कहानी शुरू हो रही है, मैंने बताया कि एक पिता जो है ज़मीन बेच के आ रहा है कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, और फिर उसको पुलिस मिल रही है। फिर कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पुलिस के अत्याचार और सिस्टम दिखा है, और लास्ट में जाके वापस जिस तरह से जुड़ती है, और बीच में भी पुलिस है, और लास्ट में जाके फिर से एजुकेशन का एंगल आता है। वो बहुत कुछ कह देता है। देखिए, साउथ की फ़िल्मों की यही खूबसूरती है। वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाते। भले ही मेजर पार्ट उनका एंटरटेनमेंट हो, वो कुछ ना कुछ बात उसमें कहते ज़रूर हैं। आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। लेकिन इस फ़िल्म में वो ईमानदारी दिखती है, और एक अच्छी कहानी को, देवदास की कहानी जो कि एक प्योर रोमांटिक स्टोरी है, लव स्टोरी है। और बड़ी, मतलब कि वो बहुत ही यंग, मतलब एज की कहानी है। उसके बावजूद उसको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इन्होंने जो है एडॉप्ट किया है, और एक नए तरह की कहानी लिखी है उसके कैरेक्टर्स पर बेस्ड, और उस लाइन को पूरा नहीं पकड़ा है, हल्का-फुल्का पकड़ा है। अच्छी है। ये तो बात हुई तमिल फिल्म डीसी की। अब मैंने जी। कल एक हिंदी प्ले हाँ। देखा, तो अब उसकी भी बात करते हैं, हाँ, मैं जिसका जानना चाहता हूँ, आपने टाइटल है। कल बँटवारा आ रही है जिसके ऊपर। हाँ। जी, असल में क्या है कि ये जो प्ले है जिस लाहौर नहीं देखा, इसको मैं बहुत लंबे समय से देखना चाह रहा था। अब मैं दर्शकों को कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे उनको अंदाजा हो जाएगा। कल जो मैंने शो देखा अंक थिएटर ग्रुप का, वो उनका 410वां शो था कल जो मैंने देखा। तो मतलब आप सोचिए ना कि 410वां शो, यानी कितने शो हो चुके हैं? 20 सालों में 410 शो हुए हैं उसके। और मैं हमेशा इस शो के बारे में पढ़ता था, प्ले के बारे में पढ़ता था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा, आपको पता है मैं कितने प्लेस देखता हूं, पिछले कुछ महीनों में तो मैंने बहुत से प्लेस देखे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि नहीं बन पाया, इसको नहीं देख पाया। तो कल मौका लगा। मैं जानता हूं कि फिल्म बंटवारा जो आ रही है वो उसी पर बेस्ड है, असगर वजाहत का जो प्ले है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा। वैसे भी मुझे फिल्म के कंपैरिजन में थिएटर ज़्यादा लाइवली होता है, तो मुझे उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा लगती है। खैर, तो जब मैं देखने पहुंचा, और इसकी जो कहानी है, कहानी कोई छिपी हुई नहीं है। मैंने अपना जो रिव्यू किया आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसमें भी बताया है। कहानी सीधी सी है, और आप लोगों ने बंटवारा 1947 का अगर ट्रेलर देखा है तो उसमें भी आपको समझ में आई जाती है कहानी क्या है। कहानी बेसिकली ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस वक्त एक फैमिली जो मुस्लिम फैमिली थी वो लखनऊ से लाहौर शिफ्ट होती है, और उनको वहाँ अलॉटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक हवेली अलॉट होती है रहने के लिए, क्योंकि वो अपनी हवेली छोड़कर गए थे लखनऊ में। लाहौर में एक हवेली मिलती है और परिवार वहाँ आकर रहने लगता है, और जिस दिन पहला दिन होता है उसी दिन उन्हें पता लगता है कि असल में हवेली खाली है नहीं। इस हवेली के एक कोने में एक बुजुर्ग महिला रहती हैं, जिनको वो उसमें पहले शुरुआत में हिंदू बुढ़िया कहते हैं, बाद में फिर वो उनकी दादी बन जाती हैं। किस तरीके से पहले वो विरोध होता है, पहले वो फैमिली जो है विरोध करती है कि भाई आप भी निकलो यहाँ से, आप भी जाओ, अब तो हम यहाँ रहेंगे, आपके लिए तो अलग मुल्क हिंदुस्तान बन गया। लेकिन वो अड़ी रहती हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उनके जो पुत्र हैं रतन लाल जौहरी वगैरह, उनका
कुछ पता नहीं है और सब माना जाता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं इस बंटवारे की लड़ाई में। और फिर जो एक ताना बाना चलता है कि किस तरह से वो मुस्लिम परिवार जो उन्हें निकालना चाहता था, फिर वो उनकी दादी बनकर उनको घर में रखता है, उनके बीच में एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, और किस तरह मोहल्ले पड़ोस में उनकी एकदम हर तरफ पूछ होने लगती है और हर तरफ उनको कोई पसंद करने लगता है। फिर कैसे उनका इंतकाल होता है और कैसे उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होता है, और उस दौरान जो है तमाम लोग जो वहाँ के, कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, तो उनका द्वंद्व है। और बेसिकली वही बात जो आज हम देखते हैं, बंटवारे के वक्त जो हुआ था वो तो सबको पता है, लेकिन आज भी क्या कम है कि कुछ लोग अपनी गद्दी पर जमे रहने के लिए दो धर्म के लोगों को लड़ाते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वालों को लड़ाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आने वालों को लड़ाते हैं। तो आज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में मुझे लगता है कि नाटक सबको देखना चाहिए, ताकि हमारे देश की जनता जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर एक दूसरे से नफ़रत करने लगती है, उनको ये पता चले कि दुनिया में नफ़रत की कोई जगह है नहीं। दुनिया में सिर्फ प्रेम, प्यार, मोहब्बत से लोग रहते आए हैं, बहुत पहले से रहते आए हैं, आगे भी रहते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की जो ज़िद होती है वो इस हद तक गिर जाती है कि ऐसा कुछ होता है, जो पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। और मुझे लगा कि बहुत रेलेवेंट है इसको देखना। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जो महिला का रोल किया है प्रीता माथुर ठाकुर ने किया। प्रीता माथुर दिनेश ठाकुर की पत्नी है। दिनेश ठाकुर एक मजे हुए थिएटर कर्मी रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने उनकी एक हिंदी फिल्म जिसको काफ़ी पसंद किया जाता है, उस फिल्म की वजह से जाने भी जाते हैं, रजनीगंधा, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा के साथ में उनकी फिल्म आई थी, तो ये उनके द्वारा निर्देशित है। खैर अब तो नहीं है दिनेश हमारे बीच में, लेकिन हाँ अपने अंक थिएटर ग्रुप के ज़रिए वो जीवित हैं। मैं अंक के बहुत से देखता रहा हूँ प्लेज, और इसमें हमने अमन गुप्ता को भी देखा, एक आर्टिस्ट हैं, रवीश राठी, और तमाम आर्टिस्ट हैं। मैं अगर दिखा सकूं आपको, ये पूरा का पूरा पैम्फलेट है मेरे पास में, और इसमें काफ़ी अच्छे, मतलब जिसको कहते हैं ना एक समा बांध देना अपने काम से, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मैं कुछ कलाकारों के नाम का जिक्र ज़रूर करूँगा यहाँ पर। जैसा मैंने बताया, प्रीता माथुर ठाकुर तो रतन की माँ उस बुज़ुर्ग महिला के किरदार में है। आशीष सलीम, नीलेश सकपाल, SC माखीजा, ब्रिजभूषण स्वानी, अमन गुप्ता, अतुल माथुर, विनी मारेवाला, आशीष सलीम, हरदीप सिंह, रोहन श्रॉफ, हरदीप, शंकर अय्यर, तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया। अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है, कल जब हम लोग निकल रहे थे प्ले देखकर तो उन्होंने ये थमाया था। मैं अक्सर ऐसी चीज़ें रख लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बताना कि मतलब एक होता है ना कि एक अलग तरह का माहौल वहाँ पे बन जाता है। मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा, यही प्ले नहीं, आपको जब भी कोई प्ले देखने का मौका मिले अपने शहरों में जहाँ भी आप रहते हैं, जाइए, देखिए। और जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। 20 साल में कई बार शो के कलाकार, देखिए थिएटर में किसी भी रोल के लिए 2 से 3 कलाकार रखे जाते हैं। मान लीजिए शो है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई आउट ऑफ स्टेशन चला गया, या किसी के घर में कुछ ऐसा हो गया नहीं आ सकता, तो बिल्कुल हाँ। और कई बार ऐसे भी कलाकार होते हैं जो एक ही रोल करने वाले कई कलाकार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के रोल को भी कर लेते हैं। तो ये थिएटर ग्रुप में इस तरह का बंदोबस्त रहता है, क्योंकि इन्हें तो शो करने होते हैं और जाहिर है एक लंबा समय तो हुआ है। तो मुझे तो बड़ा आनंद आया और मुझे बड़ा रेलेवेंट लगा। हालांकि आपका सवाल भी सही था रवि जी की पिक्चर आने वाली है, तो उससे पहले आपने प्ले क्यों देख लिया, लेकिन प्ले होता है, पिक्चर होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन कई बार होता ना कि यार एक कहानी जो है थोड़ा सा वो हमें पता चल जाती है। हालांकि मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, और मुझे मालूम है आपको भी नहीं पड़ता है। दोनों हाँ, का मिजाज बहुत अलग अलग होता है, कहाँ बिल्कुल मतलब पर्दे पर किस तरह से। और मुझे लगता है ये अब ज्यादा अच्छा होगा कि जब आपने अभी अभी ये नाटक देखा है तो आपको ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि फिल्म में इस कहानी का ट्रीटमेंट कैसा किया गया है, और कैरेक्टराइजेशन किस तरह से, क्या जोड़ा क्या घटाया, बहुत फ्रेश रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने बिल्कुल। ये नाटक 2 बार देखा, एक बार जबलपुर में देखा था, एक बार दिल्ली में था तब देखा था। तो जी। लेकिन क्योंकि बहुत पुराना नाटक है, मतलब जैसे 20 साल हाँ, से भी ज़्यादा वक़्त हो गया है। हाँ, हालाँकि हाँ। मुझे भी आखिरी बार देखे, क्योंकि जब दिल्ली में देखा तो 10 साल के ऊपर ही हो चुका उसमें भी। लेकिन होता है, कहानियाँ जो होती हैं वो बड़ा असर रहता है उनका, और कई बार वो आपके अंदर जो है जगह बना लेती। तो ये नाटक वही कहानी उसी तरह की है। लेकिन हाँ, सिनेमा का अपना जादू है।
सिनेमा अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। सनी देओल को वहाँ देखने जाएँगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप बँटवारा 1947 देखेंगे, तो जी। वो जो बँटवारे के दृश्य हैं, जो नाटक में हाँ, उस तरह से संभव नहीं है उतने ग्रैंड स्केल पर और वो जो सिनेमा जैसे आपको दिखाता है, वो एक हाँ। अलग इफ़ेक्ट आएगा। मगर नहीं ठीक है, ये अच्छा है। बँटवारा 1947 भी अब इसी पे बनी हुई है। तो हम देखेंगे बॉक्स ऑफिस पर उसका क्या होता है। प्रमोशन तो बहुत ज़ोरदार चल रहा है। फ़िल्म का जी। प्रमोशन काफ़ी अच्छे से केबीसी में भी गए, पंजाब भी गए थे अभी, फिर उसके पहले हाँ, जयपुर भी गए थे। तो हाँ, टीम तो हाँ, घूम रही है। पंजाब हाँ, में एक पार्टीशन म्यूज़ियम है, जिसको हाँ, कि हाँ, उस फ़िल्म में दिखाया गया था। हाँ, क्या बोलते हैं, मैं वापस आऊँगा मैं, तो ये लोग वहाँ भी गए थे। प्रेस हुँ, हुँ। कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अच्छी बात है 15 अगस्त के पहले मतलब 14 को जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो शायद माहौल रहे कि लोग इस फ़िल्म को देखने जाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस फ़िल्म से लोगों को भी थोड़ी समझ आएगी, जो बहुत सारे लोग भटके हुए रहते हैं। आजकल तो भाषा को लेकर भी विवाद चल रहा है, आपको ये भाषा आती है कि नहीं आती है, आपका सरनेम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। अरे भाई इंसान हैं, इतने सारे इंसान इतने सालों से साथ में रहते आए हैं, तो आप उनको क्यों बाँटना चाहते हो किसी भी नाम पर? ऐसे लोग भी हैं, फितूर होता है लोगों को। मुझे लगता है ऐसा सिनेमा ज़रूर चलना चाहिए, और ये फ़िल्म अगर चलती है तो मुझे दिली खुशी इसलिए होगी क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का बड़ा समर्थक रहा हूँ कि कोई भी हमको किसी भी तरह से डिवाइड ना करने पाए। फिर चाहे वो धर्म जाति के नाम पर हो, भाषा बोली क्षेत्र के नाम पर, और किसी भी पॉलिटिशियन को ये हक नहीं होता कि वो किसी भी आम जनता को किसी भी नाम पर इस तरह से डिवाइड करे। आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आप विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर करो, लोगों को डिवाइड करके मत करो। हाँ, लेकिन समझने की ज़िम्मेदारी तो जनता की भी है ना कि हम उन्हें उस तरह का मौका ना दें। जब हम लोग मौका देते हैं, तभी वो उस हुँ। मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ये भी एक बात है। तो हाँ, बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। उनको है ना? हाँ, तो जब आप उनको अपनी तोड़ने वाली विचारधारा के साथ में अपने बीच में आने देंगे और आप बताएँगे कि हाँ, आपकी बात का हम पर असर हो रहा है, तो वो तो करेंगे ही, स्वाभाविक है और वो पूरा फ़ायदा उठाएँगे आपका। तो ये है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है क्योंकि कहानी जैसे आपने भी अब नाटक देखा है, मैंने भी देखा है, तो हमें ये तो पता है कि इस कहानी में असर बहुत है। ये बात बिल्कुल है, जो है वो बिल्कुल है। बिल्कुल है ना, कहानी बहुत मजबूत है, असर करती, बहुत इमोशंस हैं और वो जो अम्मा वाला वो जो कैरेक्टर है, जिसको शबाना आज़मी हाँ, प्ले कर रही हैं और दूसरा हाँ। जो सिकंदर मिर्ज़ा जो सनी देओल बने हैं, ये दोनों हुँ, कैरेक्टर हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है और पर्दे पर जो है सिकंदर मिर्ज़ा, सनी देओल जो हैं, जिस तरह से ट्रेलर देखा है उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि वो सनी देओल की इमेज को ध्यान में रखकर ही गढ़ा गया है। तो चाहे वो हाँ। 2.5 किलो का हाथ भाई हो या वो डायलॉग है हैंडपंप ना उखाड़ना कि हो, उनका मंदिर गुस्सा तोड़ना, जी, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। हाँ, उसमें एक डायलॉग और आता है दोनों प्ले तरफ में, के लोगों को तो मैसेज है, बिल्कुल, वो हाँ, कहते हैं कि अरे वो हिंदू बेवा है, तो उन्होंने कहा अरे बेवा है तो बेवा का तो दर्जा इस्लाम में और भी ऊंचा है। डायलॉग आता है बहुत प्ले बढ़िया, में बिल्कुल, कि अगर वो बेवा बिल्कुल, है तो हाँ, बेवा का दर्जा तो और भी ऊंचा है। और वो दिवाली मनाते हैं साथ में, हाँ, दिवाली मनाते हैं। दिवाली पे मुझे याद आया, फ़िल्म में भी दिखेगा। हाँ, हाँ रवि जी, मुझे याद आया तो मुझे मेरे मतलब बीच में क्या था, मुझे पाकिस्तान से बहुत सारे दर्शक देखते थे फेसबुक पर, तो फेसबुक पर ही किसी ने लिखा था, इनफैक्ट वो छोटा सा कुछ वीडियो भी भेजा था उन्होंने कि देखिए पाकिस्तान में भी दिवाली मनाई जाती है, पटाखे फूट रहे थे, दिए हुए लगे थे, सिंध में कोई फैमिली रहती है, तो उन्होंने कहा हम तो मनाते हैं यहाँ पर। तो ऐसा भी लोगों ने वो भेजा, तो ये देखिए क्या होता है। अच्छा, जितने भी लोगों ने पाकिस्तान की यात्रा की है, मेरे कई जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं खासकर स्पोर्ट्स जी, जर्नलिस्ट, जो पाकिस्तान कई बार गए हैं कवरेज करने के लिए। उन्होंने एक बात ये हमेशा कही, जो मैं कहना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा, कि पाकिस्तान में दो हिस्से हैं। एक तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, वो तो भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की जनता है, आम जनता, वो हिंदुस्तानियों से बहुत प्यार करती है। कि हम जब एज ए इंडियन जर्नलिस्ट जाते हैं तो हमको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत अपनापन मिलता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने ही किसी कहते हैं ना, अपने किसी जानने वाले के घर आए हैं। तो ये बात मुझसे कई सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कही, हालांकि मैं तो कभी पाकिस्तान नहीं गया, उन्होंने ये बात कही बार बार।
और मुझे बड़ा मतलब हैरानी होती थी कि पहले इस तरह का माहौल नहीं है। जो हाँ, पॉलिटिशियंस उस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति की दुकान उसी पर चलती है। जैसे यहाँ भी राजनीति की दुकान इसी चीज़ पर चलती है कि आप चीन और पाकिस्तान को गाली दें तो आप सच्चे देशभक्त हैं, भले आप देश की तरक्की के बारे में कोई बात करें ना करें। तो ये माहौल वहाँ पर भी है। नहीं देखिए, राजनीति और आतंकवाद ये जो दो चीजें हैं पाकिस्तान से, इसने हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान किया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जहां बिल्कुल। तक आम आदमी की बात है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप जिन लोगों से मिले हैं, साहित्य की दुनिया के बहुत सारे लोग गए हैं, सिनेमा की दुनिया के बहुत सारे लोग गए हैं, और उन्होंने जो अपने अनुभव आके यहाँ कहे हैं, उनको हमको देखना सुनना चाहिए। तो उससे समझ में आता है कि आम जनता क्या सोचती है, कैसे सोचती है। क्योंकि देखिए, वही है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ, उससे पहले तो सब एक ही थे। उससे पहले तो ये सारी चीजें नहीं थी, वो तो बॉर्डर्स बनी, तो फिर राजनेताओं की भूमिका हालांकि पहले से शुरू हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने अपने हिस्से बांट लिए, राजनेताओं ने भी, और उस पर राजनीति करना शुरू कर दी। पाकिस्तान का तो हम अभी भी देखते हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो भारत के खिलाफ ही आग उगलते हैं, और जो वहां जितनी आग उगलेगा भारत के खिलाफ, उसको उतना ज्यादा फायदा होता है। हमारे यहाँ की राजनीति में भी इस तरह की चीजें आने लगी। घृणा की भारत राजनीति चल रही पाकिस्तान है, और घृणा की राजनीति। हाँ, मतलब वही, तो हिंदू मुसलमान होने लगा। ऐसा तो नहीं होता था पहले। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं थी, सारी समस्याएं थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि समस्याएं तो अभी अभी पैदा हुई हैं। समस्या हमेशा से थी, जब से देश का बंटवारा हुआ उसके पहले से ये समस्याएं थी। लेकिन अब उसको जिस तरह से बना दिया गया है, वो दरअसल जो है वो अमन शांति के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। और लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पिछले कम से कम 1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं, और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लोग अब इस बात को, पहले भले ही लोगों के मन में थोड़ा डर था, बोलेंगे तो क्या होगा और किस तरह का एक्शन होगा, मगर वो जैन जी ने मैदान में उतर के जिस तरह से पूरा विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद लोगों को जैसे एक्सपोज़ किया है, तो साम अब समझने लगे। अभी आप देखिए, चाहे बिहार से आने वाले वीडियो हों, चाहे झारखंड से, या इवन दिल्ली से, कई शहरों से आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई, वो खुलकर कह रहे हैं कि हमको ये डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमको हिंदू बिल्कुल। मुसलमान नहीं चाहिए। अब तो लोग खुलकर निकल के बोल रहे हैं कि हमको ये, आप तो विकास की बात करो, आप तो शिक्षा की बात करो। तो अगर वो देखिए, ये कह रहे हैं मुझे तो लगता गलत है तो नहीं कह इसकी रहे हैं। शुरुआत चंदा चोरी से हुई। चंदा चोरी की जो घटना सामने आई और उस पर जिस तरीके के रिएक्शन सामने आए, उससे पता चल गया कि ये जो मामला इन्होंने इतने समय से बिछाया था वो था यही। और ये तो हम तय करेंगे ना कि हमारे मन में कोई दूसरे के प्रति भेदभाव, मैं किसी के कहने पर अपना दिल का परिवर्तन कैसे करूंगा? मेरे में इतनी समझ है कि मैं सामने वाले को उसकी भाषा, बोली, क्षेत्र, सरनेम या जाति या धर्म के नाम पर दूसरा नहीं मानूंगा। ये मुझे कोई बताएगा तो मैं ऐसा करने लगूं, तो फिर मेरे अंदर अपना बुद्धि विवेक कहां है? और भारत के पॉलिटिशियंस कुछ एक चंद को छोड़ दें, कोई खास एजुकेटेड लोग भी नहीं हैं ये। तो वो बड़ा समस्या हो जाती है कि अनएजुकेटेड लोगों को जब आप सुनने लगते हैं और उनकी बेसिर पैर की बातों पर नारों पर झूमने लगते हैं ना, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। सामने वाले को तो अपनी गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। उसको अगर देश से ही प्यार होता तो वो वाकई देश से प्यार कर रहा होता, ना कि वो आपको नफरत सिखा रहा होता। देखिए, जैसी आप शिक्षा की बात करते हैं, जैसी आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो इन लोगों को घबराहट होने लगती है। हाँ, हाँ, हाँ। आज 80 साल होने आएंगे, आप 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो आप किसी एक को कटघरे में नहीं खड़े कर सकते। लेकिन ये राजनेताओं की फितरत है। वो तो चाहते हाँ, ही हैं कि लोग जो है अंगूठा छाप रहे, गंवार रहे, जिससे कि उनका फायदा उठाया जा सके। और उन्होंने उठाया है, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया है। मगर अब एक नई जनरेशन ऐसी आई है जो सीधे सीधे कह रही, भाई शिक्षा के मुद्दे पे बात करो, आप तो रोजगार के मुद्दे पर बात करो। आप अगर हमसे वोट लेते हो तो आप हमारे मुद्दों पर बात करो। बात तो सही है ना यार, आप मुझसे वोट मांगने आओगे तो मेरा मुद्दा क्या है, वो कि आप अपना ज्ञान देके जाओगे। मुझे नहीं लेना आपका ज्ञान। आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएंगे, वो मुझे बताइए। आप जो इतनी बेरोजगारी है, जो लोगों के हाथों में काम नहीं है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में है, उसके लिए क्या योजना है आपके पास? आप भाई। कहते चलिए नहीं, सब आत्मनिर्भर हो जाइए, स्वावलंबी हो जाइए। उसके लिए भी तो कुछ होगा आपके पास, कि जनता सिर्फ टैक्स देगी और आप मौज करेंगे।
बेसिर पैर के जो बेतुके बयान आते हैं कि पकौड़े तल लो और नाले में गैस और रडार, बादल में रडार का काम, मतलब ये हो क्या रहा है? हम कैसे लोगों को अपने बीच में ले आए हैं? पढ़े लिखे लोग क्या नहीं है हमारे देश में? और कैसे कैसे लोगों से हमें क्या क्या सुनना पड़ेगा? मतलब आप सोचिए ना कि एक व्यक्ति जब एक ठीक ठाक कुर्सी पर बैठा है और आपको समझ में आ रहा है कि उसको बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आपको कितनी हैरत होती है। मैं एक उदाहरण देता हूं सबको, और मैंने कल भी उदाहरण दिया। हम वहाँ कुछ मित्र मिल गए थे तो उनसे यही चर्चा हो चलने लगी। मैंने कहा भाई, अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए की कंपनी, 10 लाख रुपए की भी कंपनी अगर शुरू करता है, तो उसमें एक पढ़े लिखे सीईओ को रखता है ना, पढ़ा लिखा, एमबीए किया है ना, कंपनी में काम करने का अनुभव है, बिजनेस को समझता है। लेकिन यहाँ हम अरबों करोड़ों का देश, मतलब अरबों करोड़ भी कम है, हमारे देश की तो क्या ही वैल्यू होगी, मतलब उसको मैं पैसे में क्या ही लगाऊं, अनमोल है जो, उसकी बागडोर हम ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। आप खुद सोचिए ना, छोटी सी एक कंपनी भी एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में हम देते हैं। यहाँ तो इतना बड़ा देश है, तो शिक्षा को महत्व देना तो बहुत आपको जरूरी है। किसी को, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, जब वो अगर 4th ग्रेड के कर्मचारी के लिए भी नौकरी के लिए आवेदन करता तो उससे सर्टिफिकेट मांगा जाता, भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, तुझे बात समझ में आएगी कि नहीं, हाँ जिस हाँ सिस्टम हाँ। में हम रह रहे हैं वहां की। तो वहां लेकिन जब आप इतना बड़ा देश देते हैं तो नेताओं को लेके किसी तरह का कुछ है ही नहीं कि उनको कितना एजुकेटेड होना चाहिए। उसके लिए हाँ कोई मतलब अर्हता पात्रता जिसे कहते हैं वो है ही नहीं। जिसको जो आए वो चला है, चाहे वो कुछ भी करता रहा हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, उसने कभी स्कूल का मुंह देखा ना हो, कॉलेज का मुंह देखा ना हो, लेकिन वो आ हाँ जाएगा भाई। और फिर जहां गवर्न करना, आप कह रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, आप दिखा तो रहे हैं कि आप जनता पर शासन कर रहे हैं। हाँ आपको शासन करने को थोड़ी बैठाया है, आपको हाँ एक सिस्टम चलाने के लिए कि आप सिस्टम बना है, इस देश में एक संविधान है, एक व्यवस्था है, उसको आप सुचारू रूप से चलाइए, उसको आप जनहित में चलाइए, उसको आप लोकहित में चलाइए, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाइए। अंतिम व्यक्ति जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं है या जिसके पास न्यूनतम साधन सुविधाएं हैं, उस तक आप जो है पहुंचिए। ये सारी चीजें तो भूल ही गए भाई, सब अपने में लगे हुए हैं। हम्म, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चेंज जो है अब दिखाई दे रहा है, और इसमें हाँ। लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है, इसमें रुक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है, बदला कुछ हाँ नहीं है। तो झारखंड बदला में तो भी जो चल देखिए रहा है वो बहुत अच्छा है। हाँ, भाई, सबसे बड़ी बदला बात कुछ यहाँ नहीं है। पे ये है ना कि आप, एक और इसके ऊपर की बात बता रहा हूँ, आप जो करते हैं वो करते हैं। हमारे और आपके जैसे लोगों को क्या फील होता है कि यार ये हमें इतना बेवकूफ़ समझ रहा है क्या? हमको तो यही समझ में आता है ना कि यार हमको इतना मूर्ख समझा हुआ है क्या, क्योंकि हमको तो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप जिनको बना लेते हो बना लेते हो, लेकिन अच्छा, ये अर्जुन के 2 सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। अर्जुन ने पहली बात तो लिखी थी कि बंटवारा क्या इसी प्ले पर बेस्ड है? हाँ, इसी प्ले पर बेस्ड है फिल्म बंटवारा, जो मैंने कल देखा, जिसका नाम है जिस लाहौर नहीं देखा। दूसरा, आपने कहा कि आप दोनों से सवाल है, बहुत सारे लोग बंटवारा 1947 को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पे? देखिए, मूर्खों के बारे में तो क्या कहा जाए। अगर आप किसी चीज को बिना देखे उसका बॉयकॉट करते हैं, तो मेरे शब्दकोश में, मतलब मेरे पास जो शब्दकोश है उसमें एक ही शब्द है ऐसे लोगों के लिए, मूर्ख हैं। बिना देखे आप बॉयकॉट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखने के बाद अगर बॉयकॉट कर रहे हैं, तो देखने के बाद बॉयकॉट करने का क्या आधार है? और सिनेमा के बॉयकॉट से क्या होगा? बॉयकॉट अगर आपको करना है तो जब ऐसे मौके आते हैं राजनीति में नेता चुनने के, उस समय आपको क्या होता है? आपको सिनेमा से लगता है कि बॉयकॉट करने से देश आपका आपके जैसा हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रवि जी अपना बात रखेंगे, मैंने अपना जवाब दे दिया। रवि जी। देखिए, बाइकॉट तो कभी किसी चीज का कोई मसला ही नहीं, मतलब फिल्म का बाइकॉट तो मतलब बहुत ही अजीब चीज है। फिल्म का बाइकआउट करके आपको क्या मिल जाना? आप फिल्म आ रही है, आप मत जाइए देखने, खत्म हो गई बात, वो अपने आप में बाइकआउट है। उसके लिए कहना कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, वो आपकी सोसाइटी पे कोई मतलब जो है बहुत अनिवार्य तरह की चीज नहीं है कि उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। वो आपकी चॉइस की चीज है, मुझे जाना है कि नहीं। बाइकआउट उस चीज का हो सकता है जहां पर अनिवार्यता है। जैसे आजादी की लड़ाई चल रही थी और
गांधी जी ने कहा कि भाई इनकी सरकारी नौकरियों का बाइकआउट करो, इनके स्कूलों में पढ़ना, कॉलेजों में पढ़ना बंद करो, क्योंकि वो सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा थे। वो पढ़ाई लिखाई, वो नौकरी जो है उनको, मतलब वहां पढ़ लिख कर जो है आप बाबू बन रहे थे, अंग्रेजों की नौकरियों में अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे, वो बाइकआउट समझ में आ रहा था। वहां उन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं, बाइकआउट करें। वो एक सिस्टम पे प्रहार कर रहे थे। अब सिनेमा कोई आपके सिस्टम की कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि उसके बगैर कुछ हो जाने वाला है, वो बहुत ऑप्शनल है। कितने ही, भाई आप सोचिए ना कि 2% आदमी भी सिनेमा नहीं देखता हिंदुस्तान में थिएटर में जाके। यही तो आंकड़े आए थे ना पिछली बार जब हम लोगों ने बात बिल्कुल की थी। बिल्कुल, हाँ भाई, 140 करोड़ के बीच 10,000 थिएटर कितने से हैं, पता जा भी नहीं सकता 2% से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मतलब एक आदमी, मतलब करीब कल मैं फिगर पढ़ रहा था, 6 लाख से ज्यादा आदमी पे शायद एक थिएटर है, बमुश्किल। ये फिगर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आप सोचिए क्या स्थिति है ये। तो इसमें बाइकआउट जैसी चीज मुझे नहीं समझ में आती, तो बहुत क्लियर है, मुझे नहीं देखना, खत्म हो गई बात। अब उसके लिए मैं मूवमेंट चलाऊं कि नहीं इस फिल्म को मत देखो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मुझे आजकल एक नई चीज लगती है कि जिसका बाइकआउट करना चाहिए लोगों को। जिस तरह से इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद तो किया ही है, और इस बिल्कुल। बर्बाद सिस्टम को भी इन्होंने इतना महंगा कर रखा है कि आम हम्म। आदमी के बस का ही नहीं रह गया है। तो नहीं आपको इन रहेगा। स्कूल और इन कॉलेजों का बाइकआउट शुरू कर देना चाहिए कि भाई हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ाना। पढ़ के भी हाँ, आपको क्या मिल रहा है? एक डिग्री मिल रही है, उस डिग्री का हो क्या रहा है बताइए? आप ढंग के पहले स्कूल पढ़ाई के कॉलेज लिए बनाइए, तब हम पढ़ेंगे। हम ढंग के तब हम पढ़े, हमें नहीं पढ़ना भाई, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। और एक और चीज है, मैंने कुछ सोसाइटीज को महाराष्ट्र में पढ़ा भी है कि भाई जो बड़ी सोसाइटीज हैं वहां पर जो है जो पेरेंट्स है, मतलब जो घर की गृहिणियां हैं या जो पिता हैं, वो लोग जो है अपना समय निकालते हैं उस सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो हाँ। नहीं भेजते हैं स्कूल में, उन्होंने अपनी सोसाइटी में जो है स्कूल बना रखा है। और वो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो उस फील्ड के पढ़ाई जो है वो बच्चों को कराता है, और प्राइवेट एग्जाम दिलाते हैं। आप भी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं भाई, आप भी सब पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों लाखों लाख रुपए, पहली क्लास में बच्चा जा रहा है, पता चल रहा है कि उसकी फीस जो है महीने की 10,000 और 20,000, 500-500, 800-800 रुपए की एक एक किताब आ रही भाई उसकी। इन्होंने सिस्टम को जिस तरह से करप्ट करके बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि किसी लायक नहीं छोड़ा है। सबसे पहले आप छोड़िए, कुछ नहीं होगा नहीं पढ़ने से, आप घर में पढ़िए ना, बच्चों को पढ़ाइए। अब तो एआई आ गया है, और मैं तो ये सोचता हूं कि बहुत जल्दी कोई एआई स्कूल खुल जाना चाहिए। किसी को जो टेक्निकल चीजें जानता हो एआई की, उसको कोई एआई स्कूल डेवलप कर लेना चाहिए। जैसे यूट्यूब पर चैनल खुल गए ना, जो टीचर आके पढ़ाते हैं, हाँ, और बच्चे आजकल उसी से पढ़ रहे हैं। चैनल पर खोला और वो बढ़िया पढ़ा देते हैं बच्चों को। आप एआई स्कूल खोल लीजिए भाई। इन स्कूलों के बंद होने का टाइम आ गया। जब तक आप इनका बायकॉट नहीं करेंगे, इनकी अनिवार्यता एकदम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है हमारे लिए, आईना, कोई आईना दिक्कत दिखाना नहीं, हम पड़ेगा ना। प्राइवेट सिस्टम में चले जाए, आईना दिखाने की जरूरत है। इनका हाँ। बायकॉट कीजिए जब तक, अगर ये आपकी रेंज में नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो क्यों विदेश में भेज देते हैं बच्चों को? ये नेता के सारे बच्चे क्यों चले जाते हैं विदेश? बस। इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्समैन, सिनेमा के हाँ। जो सो कॉल्ड स्टार हैं, क्यों नहीं पढ़ा देते हैं? हाँ। इतना ही बढ़िया यहाँ पर सिस्टम है तो सबसे पहले तो आप अपना सिस्टम सुधार। जब तक आदमी इनको पैसा देता रहेगा तब तक ये कभी नहीं सुधरने वाले। जब एक बार आप इनका ढंग से बाइकआउट कर देंगे, आप कहिए कि भाई 3 महीने सिर्फ ये सारे पेरेंट्स सोच लें कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजेंगे, बाइकआउट करते हैं, इनकी पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। बैठे रहे भाई बिल्डिंग लेके, कैंपस लेके, यार आना ही नहीं है आपके पास में। ये सब लाइन पे आने लगेंगे। इनके बाइकआउट की जरूरत है मुझे लगता है। हाँ, फिल्मों के बायकॉट से कुछ नहीं होगा। फिल्में तो वैसे ही देखने के लिए फिल्मों के साधन नहीं है लोगों के पास। 140 करोड़ की जनता के बीच में 10,000 थिएटर हैं, तो कहाँ मैच बैठता है? आप खुद सोचिए, 6 लाख लोगों के ऊपर एक थिएटर है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि क्या ऑलरेडी हालत है। दूसरा, ऐसी फिल्में जहां पर हमें सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया जाता है, खासकर आज के माहौल में जो आज की राजनीति सिर्फ बांटो और राज करो पे चल रही है, ऐसे में हमें ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहता हूं कि ऐसी कहानियां, मैं जैसे कल कल खुद ये प्ले देखने गया, ये मेरी तरह से एक समर्थन था मेरा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, और उसके लिए अगर एक प्ले देखना पड़ेगा मुझे या जाना पड़ेगा, तो ये मेरा अपनी एक इकाई की आवाज़ है।
और मैं चाहूँगा कि इस तरह का माहौल देश में बने जहाँ पर हम सर्वधर्म समभाव की बात करें। नेताओं को आईना दिखाने की ज़रूरत है जो आपको देश, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहरहाल हमने देखिए एक लंबा एक चीज़ डिस्कशन और किया कह जी। देता हूँ, हाँ, बताइए। एक चीज़ और कह देता हूँ, फिर हम बात को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। जैसे बेईमान नेता को भी अपने साथ में एक ईमानदार अफ़सर या ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शायद किसी के लिए कितनी ही नफ़रत भरी हो, क्या हम अपने लिए किसी से नफ़रत चाहेंगे? सही हम तो बात है। अपने लिए प्यार और पॉज़िटिविटी चाहेंगे। तो वो करप्ट आदमी भी अपने पास ईमानदार आदमी चाहेगा। इस चीज़ को सोच कर देखिए थोड़ा-सा। तो आप नहीं चाहेंगे ना, तो आप क्यों? तो ऐसे में अगर आपको एक मौका भी मिलता है, जहाँ से आपके पास पॉज़िटिव थॉट आ रहा है, तो मुझे लगता है उतनी विंडो तो खोल कर रखना चाहिए। उसको बंद कर देने से तो और भी कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बात की आपने। बिल्कुल हम है ना कि शातिर से शातिर आदमी भी मासूम चाहता है अपने साथ में। तो नफ़रत बेचने वाले भी कहते हैं यार प्यार हमसे सब करें, है ना? बड़े से बड़ा डॉन भी कहता है कि यार मैं भी शरीफ ही हूँ। तो ये तो है। तो हाँ, चलिए, मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल में बात कर ली। एक अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं कि कोई मलयालम फ़िल्म है वामिका गब्बी की? मैंने तो नहीं देखी है भाई मलयालम फ़िल्म वामिका गब्बी की। आपने कोई देखी है क्या फ़िल्म? नहीं वामिका गब्बी की कोई मलयालम फ़िल्म ये तमिल फ़िल्म है जो आई है। देखेंगे कोई हाँ। फ़िल्म रही तो अगर हाँ, अगर लगता है कि देखना है तो बिल्कुल देखी जाएगी। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। जाते जाते वही संदेश दूंगा, जी, सर्वधर्म समभाव का और वसुधैव कुटुंबकम का। ये सारी लकीरें इंसान ने खींची हैं। इन सारी लकीरों को आप मिटाइए, सबसे प्यार से मिलिए, सब प्यार से रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कौन कब तक है पता नहीं। आज जितने लोग हैं कल उससे कम होने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिए और प्यार के साथ रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।